मैं डॉक्टर जी.एस. ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी, ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम एक्टोकार्पस की कंप्लीट लाइफ साइकिल की चर्चा करेंगे। एक्टोकार्पस जो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट के यूनिट 4th में है, जिसकी हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। एक्टोकार्पस की हम अगर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये डिवीजन थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। सब डिवीजन एल्गी, क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस या फियोफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं ये ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। फियोफाइसी के लगभग 240 जेनरा और 1500 स्पेसीज रिकॉर्डेड हैं। हम इसमें हैबिट की बात करें या इसकी उपस्थिति देखें तो एक्टोकार्पस प्रायः कोल्ड वाटर में पाया जाता है। कोल्ड सी वाटर जैसे कि टेम्परेट जोन्स, पोलर जोन्स, जहाँ पानी अधिक ठंडा होता है उस स्थान पर ये पाया जाता है। एक्टोकार्पस ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होता है या रॉक से अटैच होता है या जो धरातल है उसमें ये अटैच होता है। कुछ स्पीसीज इसके इपीफाइट्स भी हैं जो फ्यूकस और लेमिनेरिया जैसे बड़े एल्गी पर ये अटैच होते हैं। कुछ स्पीसीज इपोजिक के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे एक्टोकार्पस फैसिकुलेटस। तो इस प्रकार से इसकी अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो ये इपीफाइट भी है, इपीजोइक भी है और ये किसी रॉक से या सबस्ट्रेटम से अटैच भी होता है। इसकी कुछ स्पीसीज जो इंडियन स्पीसीज ज्ञात हैं जो कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एक्टोकार्पस कोनिफेरस, एक्टोकार्पस इंडिकस, एक्टोकार्पस अरेबिकस, एक्टोकार्पस फिलिपल। तो ये कुछ सामान्य स्पीसीज है जो इंडिया से रिकॉर्डेड है। हम एक्टोकार्पस की संरचना को देखें तो इसकी संरचना हेट्रोट्राइकस संरचना कहलाती है। हेट्रोट्राइकस का मतलब इसमें क्लियरली दो पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं, प्रोस्टेट रॉजाइडल सिस्टम और दूसरा है इरेक्ट ब्रांचेड सिस्टम। प्रोस्टेट राइजेट सिस्टम जो किसी सबस्ट्रेटम से राइजेट के द्वारा ये अटैच होता है, उस रीजन्स को प्रोस्टेट रीजन्स कहा गया है। ये क्रीपिंग नेचर का होता है कि काफ़ी ब्रांचेस इसमें दिखाई देती है, ब्रांच्ड होता है। इरेक्ट ब्रांच सिस्टम ये भी काफ़ी ब्रांच होते हैं और ये जो प्रोस्टेट सिस्टम है इसके ऊपर रहता है और पानी में फ्लोट करते रहता है। तो इस तरह से इसके दो जो सिस्टम्स है, एक प्रोस्टेट सिस्टम और दूसरा है इरेक्ट सिस्टम। हम इसमें थैलस की बात करें तो इस डायग्राम में देखिए थैलस, चूँकि ये एक फिलामेंटस थैलस है, इस थैलस में हमको दो चीज़ दिखाई दे रही है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी दिखाई दे रही है और प्यूरिलोकुलर स्पोरेंजिया भी दिखाई दे रही है। अर्थात इस थैलस में जो कि ये स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। आगे जाके हम इसकी और स्टडी करेंगे जो एसेक्स और रिप्रोडक्शंस में ये भाग लेते हैं। इसमें चूँकि ये ब्रांचिंग है, इसमें कई जो अपर पोर्शंस है जो पॉइंटेड होके एक हेयर को बनाती है, यूनिसीरिएट हमको दिखाई दे रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है। इस डायग्राम में देखिए, चूँकि ये एक मोनोसाइफोनस स्ट्रक्चर होता है, वन सेल थिकनेस पाई जाती है, इसलिए हम इसको मोनोसाइफोनस कहते हैं। फिलामेंटस है, एक के ऊपर एक इस तरह से सेल इसमें अरेंज होते हैं, ब्रांड होता है। हम इस एक सेल की स्ट्रक्चर को देखें तो एक्टोकार्पस की एक सेल, चूँकि ये रेक्टेंगुलर या सिलिंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड होता है। इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ये 3 लेयर्स के बने होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को पैक्टिन, दूसरा बीच का लेयर है जिसको कार्टिकल लेयर भी कहा गया है और तीसरा जो लेयर है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरह से ये सेल वॉल 3 भागों का बना होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे होते हैं जिसमें ये यूनिन्यूक्लिएट और क्रोमेटोफोर इसमें प्रेजेंट है ना। क्रोमेटोफोर जो रिबन लाइक क्रोमेटोफोर या फीते के समान क्रोमेटोफोर दिखाई देते हैं जिसमें पैरेनाइड उपस्थित होता है। इसमें एक्टोकार्पस के जो मेंबर्स हैं है ना, उसमें एक डायग्नोस्टिक फीचर ये है कि इसमें जो फूड मटेरियल्स हैं वो लैमिनेरियन और मैनिटाल के रूप में प्रेजेंस होता है। इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल सी और बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल उपस्थित होता है। फिकोजेंथिन की मात्रा इसमें पाई जाती है, जिसके कारण ये ब्राउन कलर का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और ऑर्गेनेल्स भी इसमें उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी इत्यादि इसमें उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं एक्टोकार्पस में ग्रोथ किस प्रकार से होती है। इसकी ग्रोथ में जो प्रोस्टेट सिस्टम है और जो इरेक्ट सिस्टम है, दोनों में ही ग्रोथ की जो प्रक्रिया है उसको हम समझते हैं। प्रोस्टेट सिस्टम में जो थैलस है उसमें एपिकल सेल के द्वारा इसमें ग्रोथ होती है, जबकि इरेक्ट सिस्टम में इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा इसकी ग्रोथ होती है। इसमें जो बेसल सेल्स होती है, इरेक्ट सेल की जो बेसल सेल होती है उसमें ट्रांसवर्स डिविजन्स होता है, जिससे ऊपर और नीचे की ओर सेल कटते हैं और इस तरह से उसके ब्रांच में या उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसके जो टर्मिनल या हेयर जो ब्रांचेस है, उसके बेस में या उसके जस्ट नीचे मेरिस्टेमेटिक के जोन्स पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन होता है, जिससे ऊपर और नीचे जो सेल्स कटते हैं, ऊपर के सेल कट के जो हेयर्स है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि नीचे के सेल कटने से इसके वेजिटेटिव या फोटोसिंथेसिस सेल में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के जो डिविजन्स है या ग्रोथ होती है उससे ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कहलाता है, और ये एक्टोकार्पल्स या जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं एक डायग्नोस्टिक फीचर को शो करता है। हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शंस। तो एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शंस दो प्रकार से देखा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के द्वारा होता है, और ये जूस्पोर उस थैलस में जिस स्पोरेंजिया से बनता है उसके उत्पत्ति के आधार पे इसको दो भाग में फिर से बांट सकते हैं, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और दूसरा है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया हम उसे कहते हैं जिसमें जो स्पोरेंजिया बनता है, जिसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो यूनिलोकुलर होता है या एक ही कोष्ठ उसमें पाए जाते हैं, जबकि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है या मल्टीलोकुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे इसमें सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीलोकुलर स्पोरेंजिया कहते हैं। अब हम देखते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से जू स्पोर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। क्योंकि फिलामेंट डिप्लाइड होता है और इस डिप्लाइड थैलस में लेटरली सेल से एक स्पोरेंजियम का विकास होता है। क्योंकि ये लेटरल के जो टर्मिनल सेल्स है, इस टर्मिनल सेल से ही इसका विकास होता है। हम उस सेल्स को स्पोरेंजियन इनिशियल सेल्स कहते हैं। इसमें क्रोमेटोफोर्स साइटोप्लाज्म एकत्रित होकर अपने साइज में इनलार्ज हो जाता है। इसमें एक ट्रांसवर्स डिविजन होता है जिससे दो सेल्स बनते हैं, नीचे की सेल्स को स्टॉक सेल्स और ऊपर वाली सेल्स जो आगे चल के जो स्पोर्स को बनाता है। एक मियोसिस डिविजन्स होता है। इस मियोसिस डिविजन्स होने से ये न्यूक्लाई हैप्लाइड हो जाते हैं और इस तरह से 32 से 64 न्यूक्लाई का फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होने से बन जाता है। इसमें चूंकि वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं बनते हैं, जिसके कारण से कोष्ठक का फॉर्मेशन नहीं होता या सेल्स इसमें विभाजित नहीं होते हैं। अर्थात इसमें सभी न्यूक्लाई एक कोष्ठ के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लाई आगे चलकर ये मैच्योर्ड हो जाता है, जिससे हम जूस्पोर्स कहते हैं। अब ये जूस्पोर्स इसके वॉल के फटने से एपिकल साइड एक पोर बनता है। इस पोर के द्वारा, इस छिद्र के द्वारा ये जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आके ये अब पानी में तैरते रहते हैं। हम एक जूस्पोर्स को देखें तो ये जूस्पोर एक किडनी शेप्ड जूस्पोर्स होता है, जिसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजेला को पेंटोनिमेटिक कहा जाता है, जबकि दूसरा फ्लैजेला एक्रोनिमेटिक कहलाता है। ये अनइक्वल साइज के रहते हैं। असमान फ्लैजेला होता है और लेटरली ये इसके साइड से अटैच होता है। इस जूस्पोर को मियोजूस्पोर कहते हैं, क्योंकि ये मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बना हुआ है।
अब हम इसमें देखते हैं प्लूरिकुलर स्पोरेंजिया किस प्रकार से बनता है। चूँकि प्लांट डिप्लाइड होता है और ये इसके भी लेटरल साइड से ही एक ब्रांच बनता है, इसको ब्रांचलेट भी कहते हैं। ये ब्रांचलेट के एपिकल सेल्स, जिससे स्पोरेंजियल इनिशियल सेल भी कहा गया है, ये भी ठीक उसी प्रकार से जैसा कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में एक स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। पहले यहाँ 2, 3, 4 इस तरह से कुछ सेलों का एक चेन बन जाता है। चूँकि इसमें माइटोसिस डिविजन्स होता है, इसमें 4 से 6, 7, 8 इस तरह से जो सेल का समूह है, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के कारण ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रत्येक सेल एक जू स्पोर्स को बनाता है। जब ये जू स्पोर जब मैच्योर्ड हो जाता है तो इसके वॉल के फटने से या एपिकल छिद्र के द्वारा ये बाहर आ जाता है। ये जू स्पोर भी एक पियर शेप्ड या किडनी शेप्ड जू स्पोर्स कहलाता है। इसमें भी 2 फ्लैजेला होते हैं, जिसे हम विप्लेस और टिनसेल फ्लैजेला भी कह सकते हैं। टिनसेल फ्लैजेला जिसमें फीदर्स है, टिनसेल फ्लैजेला, और जो स्मूथ है वो विप्लेस फ्लैजेला कहलाता है। तो इस प्रकार से एक प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया का निर्माण हुआ। इस प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से ही जू स्पोर बने। इस जू स्पोर्स को माइटोजू स्पोर कहते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस सेल डिविजन्स के द्वारा बना हुआ है। तो इस प्रकार से जू स्पोर भी पानी में स्विम करते रहता है। अब ये जू स्पोर का जर्मिनेशन कैसा होगा हम आगे देखते हैं। जू स्पोर चाहे वो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से बना हो या यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से बना हो, ये जू स्पोर पानी में कुछ समय तैरने के बाद अपने फ्लैजेला को नष्ट कर देते हैं और किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये जर्मिनेशन प्रारंभ करता है और जर्मिनेशन करके ये एक फिलामेंट को बना लेता है। इस तरह से यदि वो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के बने जू स्पोर से जब थैलस बनता है तो वो थैलस डिप्लाइड होता है, जबकि जो यूनिलोकुलर जू स्पोर से बने जो थैलस है वो हैप्लाइड होता है, क्योंकि उसमें म्यूसिड डिविजन्स हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक्टोकार्पस में देखा गया है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस क्लैम्प फॉर्मेशन के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूजन के बाद आगे जाके जायगोट का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से इसमें जायगोट का निर्माण हो जाता है। अब इस जायगोट का जर्मिनेशन होगा। आइए देखते हैं जर्मिनेशन किस प्रकार से होगा। फ्यूजन के तुरंत बाद एक्टोकार्पस में जो जायगोट बना है, इसका जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। ये जायगोट किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद इसमें रिपीटेड डिविजन्स होता है और प्रोस्टेट थैलस और इरेक्ट थैलस को बना लेता है। नीचे वाला भाग जो प्रोस्टेट थैलस कहलाता है, इस प्रोस्टेट थैलस या प्रोस्टेट रीजन से आगे रिपीटेड डिवीजन करके इरेक्ट पोर्शंस को या इरेक्ट जो सिस्टम्स है उसको बना लेता है। इस प्रकार से जर्मिनेशन जो प्रोसेस है जिसमें जायगोट है वो रिपीटेड डिवीजन करके एक नया फिलामेंट को बना लेता है। हम इसमें देखते हैं एक्टोकार्पस की यदि हम लाइफ साइकिल को देखें तो इसकी लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल कहलाता है, क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइटिक फेस है और गैमेटोफाइटिक फेस दोनों के जो प्लांट की संरचना है वो एक समान या सिमिलर दिखाई देती है, इसीलिए इसको आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्योंकि जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है, इस यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में म्यूसिस डिविजन्स होने के कारण जो जू स्पोर बनता है वो हैप्लाइड होता है और ये हैप्लाइड जू स्पोर गैमेटोफाइट प्लांट को बनाता है। ये गैमेटोफाइट प्लांट हैप्लाइड प्लांट होता है। इस हैप्लाइड प्लांट से प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजियम्स का निर्माण होता है। प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया या तो ये अलग अलग थैलस पर बनते हैं, डायोसिया जैसे एक्टोकार्पस सिलिकोलोसस में ये दोनों अलग अलग थैलस पर बनते हैं, या एक ही थैलस पर बन सकता है जिसमें हम इसको मोनोसियस थैलस भी कहते हैं। जब ये अलग अलग थैलस पर बनते हैं तो इसके गैमेट भी स्वाभाविक है अलग अलग बनेंगे। हम एक को फीमेल गैमेट और दूसरे को मेल गैमेट कहते हैं। ये आपस में फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करके जायगोट को बना लेते हैं। इस तरह से जो जायगोट बनता है वो डिप्लाइड हो जाता है और ये डिप्लाइड आगे जो जायगोट है, डिप्लाइड जायगोट है,
वो स्पोरोफाइट प्लांट को बना लेता है। तो इस प्रकार से स्पोरोफाइट जो डिप्लाइड पौधा होता है, ये स्पोरोफाइट प्लांट ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भाग लेता है, जिसमें प्यूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनेगा, फिर प्यूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया से जूस्पोर्स बनेगा, जूस्पोर्स से ये स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये स्पोरोफाइट यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया को भी बनाता है और इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भाग लेता है। तो इस प्रकार से अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस एक्टोकार्पस में देखा गया है, जो आइसोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। थैंक यू।